जय हिंद मित्रों, मेरा नाम है भूपेंद्र टाक और मैं स्वागत करता हूँ आपका अध्ययन गुरुजी चैनल पर। हमने इतिहास का पहला पार्ट ईंटें मनका तथा अस्थियाँ देख लिए और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लिए। आज हम दूसरा पार्ट देखेंगे राजा, किसान और नगर, उसके इम्पोर्टेंट नोट्स। तो शुरू करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और 2025 की संपूर्ण हिस्ट्री पॉलिटिकल की तैयारी करने के लिए मेरे साथ अंत तक जुड़े रहे। तो अपना पहला टॉपिक है वैदिक काल। 1500 ईसा सरसों इस काल की जो हमें इसकी जानकारी वेदों से मिलती है। हमारे 4 वेद हैं, ठीक है। 1500 से 600, ठीक है। 1500 से 600 ईसा पूर्व, 1500 से 600 ईसा पूर्व में वैदिक काल की जानकारी मिलती है। और हमारे प्रमुख 4 वेद है। सबसे पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद का संकलन करीब 1500 में हुआ था, ओके। और वैदिक काल की हमें जानकारी 1500 ईसा से 600 ईसा पूर्व के सालों में मिलती है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा अभिलेख क्या होते हैं? तो अभिलेख उन्हें कहते हैं जो कि पत्थर, धातु, मिट्टी, बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं। यहाँ पे खुले नहीं है, खुदे होते हैं। अभिलेख में लोगों की उपलब्धियाँ, क्रियाकलाप, विचार लिखे जाते हैं तथा प्राकृत, यहाँ ताकत नहीं है, यहाँ प्राकृत होगा। थोड़ी यार प्रिंट मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी नोट्स बनाते तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो प्राकृत भाषा में, अन्य भाषा में लिखे जाते हैं। राजा महाराजा इसमें अच्छे कार्य लिखाते हैं। मतलब अभिलेख आपने वो आपके 11वीं में आपने किलाक्षर लिपि पढ़ी होगी, उस पर खील से लिखा जाता है। उसी प्रकार ये अभिलेख भी है। इसमें राजा महाराजा अपनी अच्छाइयाँ लिखाते हैं, ठीक है। बहुत सारे अभिलेख हमें मिले हैं और सबसे पहले अभिलेख लिखना अशोक ने प्रारंभ किया था, ठीक है। अशोक चंद्र मतलब मौर्य साम्राज्य का तीसरा राजा था, ठीक है। अगला वीडियो देखते हैं। अभिलेख आपको कंप्लीट समझ में आ गया? अभिलेख एक बार और मैं समझाता हूँ। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो कि किसी पत्थर, धातु, मिट्टी, किसी कठोर वस्तु पर लिखाए जा सकते हैं, ओके। और उसमें राजा महाराजा या कोई धनी व्यक्ति अपने बारे में कोई अच्छी चीज़ें जो उसने की हो वो लिखाता है, उसे अभिलेख कहा जाता है, ओके। अगला अपना टॉपिक है, 2 शब्द है ये, एक तो पीरदशी और एक देवनापीर। पीरदशी और देवनापीर। पीरदशी का अर्थ होता है सुंदर मुख वाला। और देवनापीर का अर्थ होता है देवता का प्यारा। और सुंदर मुख वाला किसके? अशोक के लिए काम में लिया था, ओके। अशोक के लिए काम में लिया था। और देवनापीर ये देवता के लिए। ये 2 शब्द मतलब अभिलेखों में मिले हैं, एक तो पीरदशी और एक देवनापीर, ओके। अगला हमारा 600 ईसा पूर्व भारतीय इतिहास। 600 ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास मतलब बहुत ही एक अलग दौर, एक अलग तरीका से देखने को मिला था। तो उसका हम पढ़ते हैं। राज्य तथा नागरिकों का विकास। राज्यों और नागरिकों को जनसंख्या बढ़ी थी और राज्यों का विकास भी हुआ था। और सबसे बड़ी उपलब्धि लोहे का मिलना, सिक्कों का विकास होना, जैन बौद्ध धर्म की रचना तथा धर्म का विकास होना। और इसमें 16 महाजनपदों का विकास होना, 16 महाजनपद, ठीक है। जिसमें से सबसे शक्तिशाली जनपद है मगध, ठीक है। मगध, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और मैं आपको इसके अगले पार्ट में 16 महाजनपद कंटेस्ट याद करा दूंगा, ओके। आगे देखते हैं महाजनपद। तो महाजनपद क्या होता है? महाजनपद पर राजा का शासन होता है। इसकी राजधानी किलेबंद की जाती है तथा शासन क्षेत्रीय वर्ग के होते हैं। मतलब क्षेत्रीय वर्ग के शासक होते हैं, ओके। राजपूत वगैरह ये क्षेत्रीय वर्ग के शासक होते हैं। सेवा प्रबंध कृषक से किया जाता है। सेना का प्रबंध, सेना जो भी अगर युद्ध होता है कहीं पे महाजनपद में, तो वहाँ पे सेना का प्रयोग
किसानों को किया जाता है टेम्परेरी, कि अब युद्ध हो गया तो आप आ जाइए, ठीक है। तथा कुछ राजा स्थायी सेना भी बना रखी है, कुछ राजाओं ने स्थायी सेना भी बना रखी है, आप स्थायी हमारे यहाँ पे काम करेंगे और आपकी एक निश्चय आय निश्चय कर दी गई। तो इस और महाजनपद किसे कहते हैं? जनपद जहाँ पर लोग आकर अपने पैर रख दिया, जहाँ पर बस गए हैं, उसे जनपद कहते हैं। और ऐसे अनेक जनपद मिलकर महाजनपद बनना, मतलब अनेक जनपद मिलकर एक महाजनपद है, उसे महाजनपद कहते हैं, ठीक है। आप मेरी बात, जनपद मतलब लोग जहाँ पर आके बसे उसे तो जनपद, और महाजनपद जहाँ पर बहुत ही सारे जनपद मिल गए उसे महाजनपद, ओके। आगे मगध, मैंने आपको बोला मगध महाजनपद यह बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद था, क्योंकि इसकी उपज भूमि, लोहे की खदानें, हाथियों की उपलब्धता, आवागमन का सस्ता साधन, शक्तिशाली शासन, किलेबंदी राजधानी, और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र है, ठीक है। मतलब मगध इसलिए शक्तिशाली था क्योंकि वहाँ पे उपज खेती बहुत ही बढ़िया थी, उपज बहुत ही बढ़िया होती थी। वहाँ पे राजाओं के पास हाथी घोड़े बढ़िया थे, एकदम बुद्धि वाले राजा थे, शक्तिशाली राजा थे, और सबसे बड़ी लोहे की खदानें मिली। और आवागमन के मगध नदी के किनारे, वहाँ पे नदी उसके पास में थी मगध के, तो आवागमन के रास्ते बहुत ही सरल हो गए थे। पानी का रास्ता अगर विदेश में जाना होता तो बहुत ही सरल रास्ता होता था। और यहाँ की किलेबंद राजधानी थी, और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र, जिसका पहले इसका नाम था ये कुछ वर्धमान जैसा, कुछ ऐसा नाम था, मैं अगले पार्ट में बता दूंगा। तो ये इसकी राजधानी थी, ठीक है। मगध वर्तमान में बिहार तथा झारखंड वाला राज्य है, ठीक है। मगध अभी वर्तमान में जो बिहार और बिहार से अलग जो झारखंड हुआ है, वो मतलब वहाँ पे पहले मगध था, ओके। अभी तो ये बहुत ही पिछड़े है, लेकिन पहले बहुत ही शक्तिशाली मगध था, ठीक है। मगध साम्राज्य 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बंदुसार और अशोक था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की थी, ठीक है, मौर्य साम्राज्य की। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक, और अशोक इस साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली मतलब राजा था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा अशोक था। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। अगला मौर्य वंश की जानकारी। तो हमें मौर्य वंश की जानकारी कैसे मिलती है? मूर्तिकला से। और मेगस्थनीज एक विदेशी यात्री था, उसने एक किताब लिखी इंडिगा, ठीक है, इंडिगो, तो उससे पता चलता है। अर्थशास्त्र, जो कि चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये तीनों चाणक्य के नाम हैं, इसने अर्थशास्त्र लिखी थी, ठीक है, अर्थशास्त्र लिखी थी, जिसने मौर्य साम्राज्य में मतलब महत्वपूर्ण हाथ है जिसका, चाणक्य, उसने अर्थशास्त्र लिखी थी। जैन और बौद्ध धर्म से अशोक के अभिलेख, जैन और बौद्ध धर्म में भी इसका मौर्य साम्राज्य का अंश मिला है। और अशोक ने जो अभिलेख लिखवाए थे उसमें भी मौर्य साम्राज्य का जिक्र मिला है। तो इससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है, ओके। मौर्य व्यवस्था, 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र। मौर्य व्यवस्था में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे: पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसेली और स्वर्णगिरी, ठीक है, स्वर्णगिरी, ठीक है, स्वर्णगिरी। ये बहुत ही प्रमुख प्रांतीय केंद्र थे। प्रांतीय केंद्रों का चयन सावधानी पूर्वक किया जाता था, और इसका प्रयोग सोने की खदानों के लिए किया जाता था, और आवागमन की सुचारू रूप से किया जाता था। मतलब इनका प्रयोग एक तो सोने के काम के लिए सोना, और एक आवागमन के ये बहुत ही मुख्य केंद्र थे, और इनका चयन बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता था, ओके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इन्हें एक बार उतार लीजिए और एक बार अच्छे से देख लीजिए, ओके। आगे बढ़ते हैं। 6 समितियाँ। अब मौर्य साम्राज्य
शक्तिशाली क्यों था मैं आपको बताऊँ। इसमें उच्च 6 समितियाँ बनाई जाती थी। ओके, 6 समितियाँ बनाई गई थी, मतलब बनाई गई थी। एक क्या पार्ट छूट गया, नींव छूटा है ना। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ, तो 6 समितियाँ बनाई गई थी। एक थी नौसेना, दूसरी थी खान पान और यातायात का संचार करने के लिए, पैदल सैनिक का संचार करना, अक्षरों का संचालन, हीरो का संचालन, हाथियों का संचालन। मतलब 6 प्रकार की टुकड़ियाँ, सैनिकों की 6 प्रकार की टुकड़ियाँ। अपने है कि नहीं, नौसेना, वायुसेना, जल सेना, इसी प्रकार मौर्य साम्राज्य में 6 प्रकार की सेना की टुकड़ियाँ बनाई रखी थी। नौसेना जो नावों वगैरह, नाव का सैनिकों का ध्यान रखती थी। दूसरी सेना जो खान पान, सेनाओं के लिए खान पान। तीसरी यातायात के साधन के लिए, कई सैनिकों को भेजना, कहीं से लाना। और पैदल सैनिकों के लिए और हाथियों के लिए, उनके हाथियों के खान पान के लिए ऐसी टुकड़ियाँ बना रखी थी। ओके, अगला धम महामात। धम महामात किसे कहा जाता है, पहले मैं आपको एक थोड़ी सी कानून। धम जो कि मतलब अशोक ने, जो कि मौर्य साम्राज्य का तीसरा राजा है अशोक, उसने कनिंगम का युद्ध लड़ा था। उसमें उसने बहुत ही खून खराबा किया, बहुत ही लाखों बेकसूरों को मार दिया, महिलाओं, बच्चों, पुरुषों को बहुत को मार डाला। उसके बाद उसने देखा खून की नदियाँ बह गई, उसने देखा बहुत खून बह गया, इसलिए वह मतलब उसने तय कर लिया कि अब मैं किसी का कभी खून नहीं करूँगा और मैं एकदम सादा जीवन जीऊँगा। ठीक है, उसने सब में प्रचार प्रसार करा दिया कि अब कोई खून खराबा नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो उसे धम्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धम्म। और धम्म महामात किसे कहा जाता है, तो धम्म महामात कहा जाता है कि जो धम्म का प्रचार, जो उस धम्म का प्रचार करना होता है, उसे धम्म महामात कहते हैं। यह अधिकारी होते हैं, यह एक अधिकारी होते हैं जो कि अशोक का धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं। इनका अशोक नियुक्त किया था, इनको अशोक ने नियुक्त किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का महत्व। मौर्य साम्राज्य का महत्व और कम महत्व दोनों में बताऊंगा आपको। तो महत्व, मूर्तिकला, महान शक्तिशाली शासक, और यहाँ के शासक का नाम आगे उपमान नहीं लगाते थे। सबसे पहले तो बहुत सारे राजा क्या है, वो आपने पढ़ा नहीं, देव नाम पीरिय उदय। तो ऐसे बहुत सारे राजा क्या है कि अपने नाम के आगे उपमा लगाते थे, वह भगवान है। लेकिन इस मौर्य साम्राज्य में ऐसे कोई उपमा नहीं लगाता था राजा। ठीक है, उसके बाद शक्तिशाली शासन था, शक्तिशाली राजा थे, और यातायात का अच्छा साधन था, सब अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन कम महत्व क्यों, ये तो इसका महत्व हो गया, अच्छी बात हो गई। कम महत्व क्यों है, तो कम महत्व, यह शासन 150 वर्ष तक ही चला। कितने, 150। ठीक है, 150 वर्ष तक ही चला, और यह सिर्फ उत्तरी भारत तक ही सीमित, यह पूरे भारत में मतलब नहीं फैला, सिर्फ उत्तरी भारत तक ही यह सीमित रहा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य उत्तरी भारत तक ही सीमित रहा। दक्षिण भारत में राजा तथा सरदार का शासन था, और काल, पांडिचेरी इन क्षेत्र में तमिलकम कहते थे। सरदार, तो सरदार क्या होता था, सरदार जो कि अभी आपने ऊपर नहीं पढ़ा, मध्य एशिया, ये देखो 2 मिनट लाइन दिखाता हूँ आपको मैं। दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत में सरदार का राज चलता था। सरदार जो कि सरदार एक समूह का मुखिया होता था, तथा यह युद्ध होने पर सेना को इकट्ठा करता था। सुना नहीं है यहाँ पे, सेना को इकट्ठा करता था, लड़ाई होने पर सुलझाता था और भेंट वसूल करता था, और एक शक्तिशाली व्यक्ति। सरदार जो कि मतलब अपने गांव के मुखिया होते, सरपंच साहब, हम उसको कोई भी प्रॉब्लम सुनाते हैं, वैसे सरदार होता था दक्षिण भारत में, जो कि अगर कहीं लड़ाई होती तो वो सेना को इकट्ठा करता था, और सेना उसकी बात मानती थी। ठीक है, और ये लोगों से भेंट वसूल करता था, और ये एक बहुत ही अपने आप में शक्तिशाली पावरफुल आदमी था। ओके, सरदार। अब है कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण वंश, ठीक है, तो मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर तक भारत तक शासन किया, और लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक कुषाण वंश
का इतिहास की रचना, अभिलेख और साहित्य परंपरा में कुषाण वंश जिसने सबसे पहले सोने के सिक्के डाले थे और मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर तक शासक किया। लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक कुषाण वंश का ही शासक था। ठीक है, और इनके काफ़ी अभिलेख, काफ़ी साहित्य परंपरा, काफ़ी ग्रंथ मिले हैं। ठीक है, आगे थोड़ा और देख लेते हैं, उसके बाद में अगला पार्ट में बताएंगे। तो कुषाण शासक में अपने आप को देवता तुल्य बताया। इसके लिए उन्होंने अपने मूर्तियां बनवाई तथा 2 देवपुत्र, मतलब कुषाण वंश अपने आगे देवता की उपाधि लगाते थे कि मैं देवता हूँ। ठीक है, मैं हूँ जो, जनता को ऐसा बताते मैं हूँ जो देवता हूँ। ठीक है, तो ये अपने नाम के आगे देवता की उपाधि लगाते थे। और ऐसा ये क्यों करते थे? क्योंकि एक देश है, वहाँ पर कोई सभ्यता में राजवंश अपने आगे देवता की उपाधि लगाता था, तो उसको देखा कि ये भी लगाने लगे थे। ठीक है, देखा कि ये भी लगाने लगे। गुप्त वंश, अगला टॉपिक हमारा गुप्त वंश। साहित्य, सिक्कों, अभिलेख से इनका पता चलता है। साहित्य, सिक्के और अभिलेख से इनका पता चलता है। ओके, गुप्त वंश का साहित्य, मतलब जो भी किताबें लिखी गई थी साहित्य वगैरह की, तो उनमें इनका मतलब परिचय मिलता है। सिक्कों पर इनकी मूर्तियाँ, जानवरों की मूर्तियाँ से इनका पता चलता है। अभिलेखों से इनका पता चलता है। ठीक है, गुप्त वंश का। ओके, गुप्त वंश का। राजा की छवि, राजा की छवि जनता में राजा की छवि बहुत ही खराब थी और राजा किसानों से बहुत ही बड़ा वसूल, मतलब गुप्त वंश की जनता में बहुत ही खराब छवि थी और ये बहुत ही भारी मतलब कर वसूलते थे और गरीब किसानों से भी बहुत ही कर वसूलते थे। ओके, अगला किसान और कृषि उत्पाद। ठीक है, किसान और कृषि उत्पाद। हेलो नहीं, यहाँ पे हलो है, हलो लोहे, अच्छा सॉरी लोहे। ओके, यहाँ पे क्या लोहे के हलों का उपयोग और उदल का उपयोग, यहाँ पे उदल नहीं कुदाल होगा, कुदाल। ठीक है ना, कुदाल का प्रयोग किया जाता। मतलब जो भी किसान थे वह एक तो लोहे के हल और कुदाल का प्रयोग करते थे। ठीक है, पहाड़ी लोग कुदाल का उपयोग करते थे। पहाड़ी लोग किया करते थे, मतलब कुदाल का उपयोग पहाड़ी लोग किया करते थे। राजा ने सिंचाई के साधनों के लिए बहुत तालाब, मतलब कुदाल का उपयोग पहाड़ी लोग करते थे और राजा उनकी मदद करते थे। राजा सिंचाई के वगैरह साधन भी उनको उपलब्ध कराते थे, कुआं वगैरह खोदते थे। भूमिदान, मंदिर का निर्माण, धार्मिक संस्थाओं का निर्माण, कृषि में बढ़ोतरी के लिए राजा द्वारा लोगों को समर्थन, मतलब कोई भी आप समझ लीजिए कोई भी ब्राह्मण वगैरह है। ठीक है, कोई भी जैन धर्म का हो या बौद्ध धर्म का हो या कोई भी धर्म के ब्राह्मण वगैरह हो, तो राजा उनको भूमि दान करते थे, मंदिर बनवाने के लिए, धार्मिक संस्थाओं का निर्माण करने के लिए, धार्मिक संस्थाओं के लिए। क्योंकि अगर वो उन्हें कोई भी दान करेंगे तो ब्राह्मण और पूरी जाति उनका साथ देगी राजाओं का, इसलिए उनका महत्व बनाने के लिए ये उनके भूमि दान किया करते थे। ओके, अपना फ़ायदा देखने के लिए, अपने जनता में अच्छी छवि बनाने के लिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टर बढ़ाने के लिए ये भूमि दान करते थे। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है और अगले पार्ट में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही तैयारी करने के लिए 2025 की ऐसी तैयारी करने के लिए मेरे साथ जरूर जुड़े रहें और धन्यवाद।